नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी का हम सेट कवर कर रहे थे, तो यहाँ पे +2 लेवल का जो बहाली आया है 2023-24 के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च में लेने की संभावना बताई गई है। ठीक है, कल के पेपर के माध्यम से भी बताया गया है। तो चलिए, उसका आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस का सेट नंबर यहाँ पे 2 को कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि इसके पहले मैंने सेट नंबर 1 को कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी में दे रखा है। ठीक है, उल्का पिंड इसको कहते हैं, जो क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन सा? तो पत्थर होता है, छोटा छोटा टुकड़े। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न आपका, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख जो है वह आपका रुद्रदामन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए आपको बता दें अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है या ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, 0 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, स्किप करेंगे उसको। तब अभी जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान जो है वह कैमा है? तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का जो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आप देखेंगे 126वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 126वां। ठीक है, और आपको बता दें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में टोटल 137 देशों ने भाग लिया, यानी 137 देशों की सूची बनी थी। ठीक है, जिसमें भारत जो है 126वें नंबर पे है। ठीक है, अगर आपको बता दें, और 137वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो 137वें नंबर पे आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि शीर्ष रैंक पर यहाँ पे पहला रैंक जो होगा वह फिनलैंड का होगा, अंतिम होगा अफगानिस्तान का, और भारत का स्थान है यहाँ 126वां। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में किसमें देश एवं राजधानियां का मिलान सही है? ठीक है, तो देखिए आपका जो हो जाएगा, जाम्बिया की राजधानी जो है वह लुसाका है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ट्यूनेशिया की राजधानी कंपाला नहीं होगा, जबकि ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस होगा। ठीक है, ट्यूनेशिया जो है ट्यूनिस देश की राजधानी है। तो किसकी राजधानी है? ट्यूनिस देश की। ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात करें यहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड का आपका हो जाएगा बर्न। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे सोमालिया है, तो सोमालिया देश का आपका हो जाएगा यहाँ पे बड़ा नगर मोगादिशु। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वाविलोकन हेतु अधिकृत करता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पर आपका 137 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 137। ठीक है, अनुच्छेद 137 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णय एवं आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। तो इसको अलग किया जाता है दोस्तों आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे, कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये आपका नहर जो हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे पनामा नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था, देखिए गया अधिवेशन आपका 1922 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इसी अधिवेशन में आपको बता दें कि कांग्रेस की सदस्य कौन, इन दोनों ने त्याग दिया था और आगे चलकर क्या किया था? स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे,
जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, यह नर्मदा नदी के तट पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम लोग नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। ठीक है। और बात करें इसकी, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई होती है वह होती है 1312 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। और नर्मदा नदी मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है और यह अरब सागर में गिरने वाले प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नर्मदा हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे, यह धातु की प्लेट को भेद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा, अगर कैथोड किरणों के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। ठीक है। तो आपको बता दें कि जब किसी विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के बीच प्रेरण कुंडली द्वारा उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है तथा नली में भरी गैस का दाब जो होता है 10 टू द पावर यहाँ पे इनवर्स 2 देखेंगे, और यहाँ पे 10 टू द पावर यहाँ पे देखेंगे -3 होता है मिलीमीटर पारा दिखाई देता है, उन्हें कैथोड किरण कहा जाता है। ठीक है। जब ये दिखाई देगा तो इसको क्या बोलते हैं? कैथोड किरण बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कैथोड किरण के थोड़ा गुण भी जान लेते हैं। तो यह जो है सरल रेखा में चलती है। ठीक है। और इससे ये क्या होता है कि किरण उष्मा उत्पन्न करती है तथा इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आपको बता दें कि फोटोग्राफिक जो प्लेट को प्रभावित कर देती है ये किरणें। ठीक है। और ये किरणें धातु के प्लेट को भेद कर पार कर जाती है। ठीक है। यानी कि धातु के प्लेट होता है उसको भेद कर देता है। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ग्राम पंचायत जो होता है आपका यहाँ पे देखेंगे ग्राम सभा के प्रति होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। और बता दें कि ग्राम पंचायत से संबंधित यहाँ पे आपका, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें, अनुसूची की बात करें, तो अनुसूची आपका यहाँ पे 11 में चर्चा है पंचायत से संबंधित, और 12 में जो है नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है। और जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। चलिए और यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, संगत नामक सुधारवादी संगठन जो है, संगठन की स्थापना की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था दोस्तों आपका यहाँ पर 1860 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1860 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विनय, यहाँ पे देखेंगे वीडी सावरकर जो हो जाएंगे। वीडी सावरकर ने यहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना किया था। कब? तो 1904 में किया था। ठीक है। 1904 में किया था अभिनव भारत की स्थापना किसने? तो विनायक दामोदर दास, जिनको शॉर्ट में वीडी सावरकर बोला जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ बरहराम जी कहाँ, ये बीएम मालावारी। ठीक है। एक दिया हुआ है आपका बीएम मालावारी, तो ये जो है इन्होंने सेवा सदन की स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। कहाँ? तो बंबई में किया था। उसके बाद देखेंगे महारानी महादेव गोविंद रानाडे, इनका भी बहुत भूमिका रहा है। तो ये इन्होंने क्या किया था कि 1870 ईस्वी में महाराष्ट्र में ही पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। ठीक है। कौन? तो महादेव गोविंद रानाडे। तो यहाँ पे देख लेंगे आप लोग चारों ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाते हैं हम लोग, तो इसको जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो बनता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न,
आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी आपको मेंडलीव ने तैयार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दे रखा है डी में, तो ध्यान देंगे डी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह यहाँ पे देखेंगे के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये कितने महीना के लिए होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर 6 माह होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 6 माह के लिए जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार क्या करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो होते हैं उसी तरह से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का भूमिका होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक यहाँ पे प्रधान होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लोकतंत्र के बारे में कथनों पर विचार करिए और बताइए क्या सही है। तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीनों सही कथन दिया हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र जो होता है जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ठीक है, और यह कथन किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, लोकतंत्र जो होता है यहाँ पर लोकतंत्र की जनता जो है अपनी सरकार खुद चुनती है। इसमें प्रतिनिधि वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षता पूर्वक चुने जाते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि भारत के लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र इसे आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ना, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा वैल्यू जनता, जनता जिस सरकार को चाहती है उसको गिरा भी सकती है और उसे गद्दी पे बैठा भी सकती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? तो ये जो होता है दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ठीक है, और भूकंप के कारण पृथ्वी की तहों में संचारित होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के जो लेखक है वह कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जावेद अख्तर का, तो जावेद अख्तर का जादूनामा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे रणजीत प्रताप का, तो इनका जो हो जाएगा एज द व्हील टर्न्स कौन? तो रंजीत प्रताप हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अमिताभ कांत, तो अमिताभ कांत का मेक इन इंडिया 15 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अमिताभ कांत का हो जाएगा। और गीतांजलि श्री का एक होगा टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? तो देखिए, राष्ट्रगीत जो हो जाएगा आपका भारत का वह वंदे मातरम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। राष्ट्रगान की बात करें तो ये हो जाएगा जनगण मन। ठीक है, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत जो होता है वह 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। उसके उपन्यास उनके आनंद मठ से लिया गया है, कौन सा? तो वंदे मातरम। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम जो है 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। ठीक है, और भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो होता है जनगण मन से और समापन जो होता है वह वंदे मातरम से होता है। ठीक है,
इसके गायन से ही होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन को भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकारा गया था, ठीक है। और इसके गायन की अधिकतम अवधि 52 सेकंड है, किसकी, तो जन गण मन की। और जो संक्षिप्त गायन है वह 20 सेकंड है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो अधिकतम गायन है यहाँ पे जो सेकंड होगा वह 52 सेकंड हो जाएगा, और संक्षिप्त पूछेगा तो 20 सेकंड होगा, ठीक है। राष्ट्रगान के वर्तमान स्वरूप को बांग्ला में प्रकाशित तत्वोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से छपे कविता से लिया गया है, ठीक है, जो 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसे सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण धर के अध्यक्षता में गाया गया था। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर, ये जो INS सिपाही था, उसको जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो सारे जहां से अच्छा जो हो जाएगा आपका यह हिंदुस्तान हमारा, यह नारा जो है इकबाल ने दिया था। किसने दिया था, तो इकबाल ने दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो लोकसभा की संख्या जो है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऐसे अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा अगर है तो गुजरात, यहाँ उत्तर प्रदेश में है, माफ़ कीजिएगा, कहाँ है तो यूपी में, तो यहाँ पे नहीं दे रखा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो है कितना है तो 80 है, ठीक है। राज्यसभा की सीटें 31 है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 है और राज्यसभा की सीटें 16 है। अपना यहाँ बिहार जो है, बिहार की लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 है और 16 है। उसके बाद तमिलनाडु में 39 है, 18 है राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में 29 है और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें जो है वह 11 है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का आपका लोकसभा की सीट 18 है और राज्यसभा की जो सीट हो जाएगी वह 12 है, ठीक है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की सीट 26 है और राज्यसभा की सीट 11 है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश लोकसभा की सीट 25 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है दोस्तों आपका यहाँ पर आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है, DPSP, ठीक है। DPSP कहाँ से लिया गया है तो ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अब राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, उसके बाद न्याय पुनराविलोकन, न्यायिक सक्रियता, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति निर्वाचित एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, ये सब कहाँ से लिया गया है तो ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण अफ्रीका दे रखा है आपका, तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब कहाँ से लिया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मुख्य पॉइंट हम लोग देख लिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो है दोस्तों सिलिकॉन का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था, ठीक है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसी में मारा गया था और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये कब हुआ था तो 1799 में हुआ था, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। चलिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, ठीक है,
तो ये हुआ था 1767 से 69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यहाँ पे आपका 1780 से 84 में, और यहाँ पे तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1792 90 से 92 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा विलियम वार्ड, ये नहीं था। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये तीनों जो था ये क्या था, कैबिनेट मिशन का सदस्य था। उसके बाद बता दें आपको कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, और संविधान सभा के लिए चुनाव जो हो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? तो ये जो आया था दोस्तों आपका यहाँ पे 1972 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को अर्ध आयु 4 महीने है, इसके पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा 8 महीना, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है यहाँ पे आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो होता है सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करते हैं एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब ये काम हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का काम जो है वह पद जो है वह क्या हो जाता है? तो स्वतः ही खत्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे, लोकसभा महासचिव लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, और यह एक प्रशासनिक पद है। यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक को चुन लिया जाता है और उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वह किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक शास्त्रीय नृत्य से है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, कथक शास्त्रीय नृत्य जो है आपका यह उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डांस है। भरतनाट्यम जो होगा आपका कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। कथकली जो है वह कहाँ का है? तो केरल का। उसके बाद देखेंगे कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेंगे, जैसे सत्रिया नृत्य असम का हो जाएगा, मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, कथक यहाँ पे देखेंगे उत्तर, उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का होगा? तो केरल का होगा। ठीक है, चलिए, और कथकली एक होता है, तो कथकली आप देख ही लिए कहाँ का होता है? तो केरल का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है दोस्तों कलारीपयट्टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कलारीपयट्टू भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो इसी को जानते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग, समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो आइसोहोल होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? ठीक है, तो मूल निवासी नहीं है तो आपका रेंगमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। रेंगमा जो है नागालैंड और असम की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? तो असम और नागालैंड की जनजाति है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का जो नमक है दोस्तों आपका यहाँ पर मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जब मजबूत अम्ल यानी HCl तथा मजबूत क्षार जो होता है NaOH की अभिक्रिया कराई जाती है तो उदासीन लवण यानी कि खाने वाला नमक, जिसको NaCl भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देखेंगे NaCl, और जल का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेस किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है,
तो ये आपका लिखा गया है दोस्तों अमिताभ घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्विफोकल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो कुल लंबाई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7516.6, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर है। आगे देखेंगे, टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार जो है ये आपका किसने किया था दोस्तों? तो जेएल बेयर्ड ने किया था, तो बेयर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल बहुत ही फेमस है, और इसका जो आंसर होगा आपका सोनपुर का मेला हो जाएगा। बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर ही होता है। तो कहाँ है ये? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, सोनपुर जो होता है वो कहाँ है? बिहार के सारण जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह मेला जो है हर साल कार्तिक के महीना यानी कि कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है, और इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला जो है दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेले का धार्मिक पहलू है। ठीक है, हरिहर नाथ के मंदिर, राजगृह की लड़ाई के स्थल और गंगा के कृष्ण पूर्णिमा गंगा स्नान। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट्स मेला, जैसे राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में होता है, विहान मेला उड़ीसा में, मेला माघी पंजाब में, आदि महोत्सव नई दिल्ली में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, और थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में। चलिए आगे देखेंगे, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जो होता है दोस्तों, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, बिल्कुल ये, जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, और पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय आपका हो जाएगा नैरोबी में होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो देखिएगा, ये आपका ए हो जाएगा, NNPMP इज इक्वल टू NDPMP प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ये जो है आपका दोस्तों यहाँ पे अथर्ववेद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात जो है दोस्तों मिस्र की गुप्तचर संस्था है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मिस्र। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिम बंगाल बिहार के किस तरफ है? तो पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे बिहार के पूरब में है, पश्चिम में है, या उत्तर पूरब में है, या फिर दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको एक बताना है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पूरब में स्थित है, यहाँ पर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये है पश्चिम बंगाल यहाँ पर, और इसके बगल में इधर पूरब में यहाँ पे क्या है? बिहार है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा यहाँ पे सेरेंडीव के रूप में संदर्भित किया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका यहाँ पे श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोलोज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वितस्तता था। ठीक है, और इसको हाइडे स्पीच का युद्ध यहाँ पे क्या हुआ था? लड़ा गया था। आपको बता दें कि सिकंदर को पंजाब यानी झेलम या चिनाब नदी के मध्य का क्षेत्र था ये, और जो शासक था
मतलब सिकंदर को यहाँ पे पंजाब के शासक पोरस जो थे, पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच या झेलम यानी वितस्तता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में क्या हुआ था, पोरस की पराजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अंबेडकर जो जयंती है आपका यहाँ पे जो हो जाएगा 14 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल यहाँ पे, ठीक है, 14 अप्रैल को यहाँ पे इनका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेजी यहाँ पे अंग्रेज शामिल थे, तो ये कहाँ शामिल थे, तो ये जो हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो हो जाएगा त्रिवेंद्रम में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो कारकोट राजवंश का संबंध जो हो जाएगा आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इतिहास से था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत जो होगा मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार, भूमि का पुनर्गठन, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है आपका यहाँ पे राजमार्ग से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो ये होता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम की वजह से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो ये किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दे रखा है। ठीक है, इस पत्रिका की शुरुआत 1903 में हुई थी और इस पत्रिका का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, इन द आउटर कोर्ट जो है एनी बेसेंट की रचना है। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा एन इंडिया पिलग्रिम, ठीक है, एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये लिखा गया है किनके द्वारा, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो है आपका हो जाएगा मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आसियान यहाँ पे देखेंगे ASEAN, ये होता है इसका पूरा नाम, और इसका फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, माफ कीजिएगा, साउथ एशियन, ठीक है, नेशंस। तो यहाँ पे देखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस होता है आसियान का पूरा नाम। वर्तमान में जो है 10 सदस्य इसमें शामिल है, जिसको यहाँ पे देखेंगे मालदीव नहीं होगा, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और ब्रुनेई। ये जो 10 देश है ये कहाँ शामिल है, तो आसियान देश में है। ठीक है, और अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पे सार्क देखेंगे, आपका सार्क में टोटल एक होता है, ठीक है, SAARC सार्क जो होता है, इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इससे संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे, गिल्डर मुद्रा है, तो गिल्डर जो मुद्रा है यह किसका हो जाएगा, तो नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो क्रोना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पराग्वे, गुआरानी हो जाएगा इसका मुद्रा। उसके बाद अल्बिया की जो होगी मुद्रा वह होगा लेक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग,
अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम जो है अर्थशास्त्र में यहाँ पे मुद्रा संचालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वह बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था शहादत खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका लाल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण विन्यास को दर्शाता है। आय, रोजगार, सेवानिवृत्त, साक्षात्कार, शिक्षा, पदोन्नति। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, शिक्षा, शिक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा होने के बाद क्या होगा, तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद आप रोजगार में जाएंगे। रोजगार लेने के बाद आप क्या करेंगे, तो आय करेंगे। आय करने के बाद आप क्या करेंगे, तो पदोन्नति होगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रमोशन के बाद आपका हो जाएगा सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 4 2 1 6 3। ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो था वह क्या था, तो कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पे आक्रमण किया था मुस्लिम शासक का। इसके आपको बता दें कि 712 ईस्वी में किया था इन्होंने, 712 ईस्वी में इसने किया था भारत पे मुस्लिम शासक का आक्रमण किया था। और इस समय जब आक्रमण किया था तो सिंध नामक जगह पर, ठीक है, विजय पाई थी। और उस समय सिंध पर जो था क्या था, दाहिर नामक शासक का राज्य चलता था। तो उस समय सिंध पर किसका शासक था, तो दाहिर था। ठीक है, अब आपको बता दें कि यूनानी शासक मकदुनियाई शासक था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ये कब किया था, तो 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। टोटल कितना बार, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बाबर दे रखा है। तो बाबर ने क्या किया था, तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल भारत पे मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल सत्ता को, मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला कौन था, तो बाबर था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो देखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा ए होगा, बृहदान्त्र की दीवारों में असंख्य रंसाकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। कौन, तो ज्योतिबा राव फूले। उसके बाद देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारतीय तोता। इस क्वेश्चन के अनुसार आपका ये हो जाएगा भारतीय तोता खतरे में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिम्मेवार होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें, भारत में शहरी क्षेत्रों के किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो है दोस्तों आपका यहाँ पे औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी और ये दिया गया है दोनों, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। तो भारत के शहरी क्षेत्रों में जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, हाइकून क्या है? तो हाइकून जो है दोस्तों आपका एक प्रकार का पनडुब्बी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पनडुब्बी।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सफ़ेद प्याज को, इसके पहले ये देख लेते हैं। मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सम्मेलन यहाँ पे समेत कुल कितने वीरता प्रदान किए? तो ये जो किया था, कितने किए थे? तो ये किए थे कुल, यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कुल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। आपको बता दें कि सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत वर्ष 2021 में दिया गया। कब दिया गया? तो 2021 में, और ये महाराष्ट्र राज्य में से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुछ मेन पॉइंट एक इससे रिलेटेड देख लेते हैं। भारत में भौगोलिक संकेत जो है आदम चीनी चावल बखीरा ब्राश बेयर, ये उत्तर प्रदेश 2023 का है। तंदूर लाल चने तेलंगाना 2022 का। उसके बाद ओन्ना टुकारा एल्लू तिल केरल का है। ओन्ना टुकारा एल्लू तिल केरल 2022 का है। कुमायूं का चिउरा तेल उत्तराखंड 2021। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कवर करते हैं आपका जीएस पोर्शन का क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।